बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, कुशल मंगल से हैं और आपका ओणम वेकेशन भी अच्छे ढंग से गया होगा। तो हमने पिछली क्लास में सूरीनाम में एक दिन शुरू करके रखा था, जो कि एक यात्रा विवरण है और जिसमें हिमांशु जोशी ने अपनी यात्रा को आरंभ कर दी थी, लेकिन हमने बीच में रोक दिया था। हम आगे चलते हैं, अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सूरीनाम में पहला दिन। तो हमने देखा बच्चों पिछली क्लास में हिमांशु जोशी सूरीनाम पहुंच गए हैं। अब आगे उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम जरा देखते हैं। तो वो कहते हैं, जिस हिंदी को भोजपुरी अवधी के रूप में हनुमान चालीसा और रामचरितमानस आदि धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ, और जिसे उन्होंने तूफान के बीच भी दिए की तरह जलाए रखा, आज 130 साल बाद वह एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है? दो भाषाओं के बारे में कहा है। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो? भोजपुरी और अवधी। ये दो भाषाएं हैं जो उस समय यहाँ पर भारत में प्रचलित भाषाएं थी। आप लोग जानते हैं इस भाषा के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने तुलसीदास के बारे में तो सुना ही होगा, सूरदास के बारे में भी आपने सुना है। तो उन्होंने जो अपने ग्रंथ जिस भाषा में लिखे थे वो सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा था, और उसी प्रकार तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना, रामचरितमानस की रचना किसमें की थी? अवधी भाषा में की थी। तो भाषा और बोली को समझने के लिए ये जो है अवधी, ब्रज, ये सब भोजपुरी, ये सब जो क्या है भारत की हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो बोली और भाषा में क्या अंतर है, इसको जानने के लिए इस पाठ के भाग में आगे जाने से पहले हम उसको जरा समझ लेते हैं इस वीडियो के आधार पर। हिंदी है जिसे समस्त भारतवासी बोल व समझ सकते हैं। आज प्रचलित हिंदी को खड़ी बोली नाम दिया गया है, और खड़ी बोली ही भारत की मानक भाषा है, जो संसार के अनेक देशों में पढ़ी, समझी व बोली जाती है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हिंदी तक की लंबी भाषा यात्रा है। 1. वैदिक संस्कृत, 2. लौकिक संस्कृत, 3. अपभ्रंश, 4. हिंदी खड़ी बोली यानी हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अपभ्रंश भाषा के अंश आज भी ब्रज, अवधी, शौरसेनी, हरियाणवी एवं राजस्थानी भाषा के रूप में हैं। खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ। इस समय ही मुद्रण का भी प्रारंभ हुआ। ज्ञान विज्ञान और साहित्य लेखन खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभ हो गया। खड़ी बोली का प्रसार भारत के विशाल क्षेत्र में हुआ और अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के कारण हिंदी को अब भारत की राजभाषा मान लिया गया, जो कि भारत की पहचान है तथा एकता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है। आज हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। भारत, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी एवं त्रिनिडाद आदि देशों सहित विश्व के लगभग 143 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी में अध्ययन अध्यापन हो रहा है। चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा। बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। लोकोक्तियां व मुहावरे बोली की ही देन हैं। बोली में लोक गीतों का बड़ा योगदान है। 2. उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र कुछ बड़ा होता है। उपभाषा में कुछ साहित्य लेखन भी होता है।
एक उपभाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। 3. भाषा। भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। भाषा में भरपूर साहित्य लेखन होता है। भाषा की अपनी नियमावली व व्याकरण होता है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाएं हैं। छत्तीसगढ़ी, शौरसेनी, मारवाड़ी बोलियां हैं तथा ब्रिज, अवधी, मैथिली उपभाषाएं हैं जो कि हिंदी भाषा का ही अंग हैं। बोली और उपभाषा भाषा को समृद्ध बनाती हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उनके ग्रंथ। लेखक 1. चंद बरदाई। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। भाषा अपभ्रंश। 2. अमीर खुसरो, खड़ी बोली का प्रथम कवि। पहेलियां, उलटबासियां। खड़ी बोली। 3. संत कबीर। बीजक, मिश्रित भाषा, खिचड़ी भाषा। 4. मलिक मुहम्मद जायसी। पद्मावत, अवधी भाषा। 5. तुलसीदास, रामचरितमानस, अवधी भाषा। 6. सूरदास, सूरसागर, ब्रिज भाषा। 7. मीराबाई, मीरा ग्रंथावली, राजस्थानी, ब्रिज मिश्रित हिंदी। 8. मैथिली शरण गुप्त, साकेत, खड़ी बोली हिंदी। 9. रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, खड़ी बोली हिंदी। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा बच्चों भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो यहाँ हिंदी की जो है 17 बोलियां हैं। उसी बोलियों से शब्दों को लेकर, संस्कृत भाषा से शब्दों को लेकर, हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियां हैं उनसे शब्दों को लेकर इस भाषा का निर्माण हुआ है, जिसे आज हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। तो जिस हिंदी को भोजपुरी और अवधी के रूप में हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय ले गए, उन्हें दिए की तरह जलाए रखा। इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब ये है कि रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जो है अवधी भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हैं, जो कि महाकवि हैं, भक्ति काल के महाकवि के रूप में जाने जाते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी की इस रचनाओं को वो जो कि उत्तर भारत में बहुत ही पूजा और माना जाता है, हनुमान चालीसा, जिसके बारे में बहुत बच्चे जानते होंगे। हनुमान चालीसा कई उसका मलयालम अनुवाद भी आ चुका है हनुमान चालीसा का। तो उस हनुमान चालीसा और रामचरितमानस, जो कि यहाँ पर जिस रामायण का हम पाठ करते हैं, उसी प्रकार उत्तर भारत के लोग तुलसीदास जी कृत तो रामचरितमानस को अधिक प्रमुखता देते हैं, उसी को धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हैं, उसी का वो वायन जब भी उनको मन करता है उसे पढ़ते हैं। तो ये दोनों ग्रंथ उस समय के ग्रंथ थे जो अंग्रेजों के समय के थे, अंग्रेजों से भी बहुत पहले के ग्रंथ थे, जिसे भारतीय बहुत मानते हैं, पूजते हैं। उन धर्म ग्रंथों को ये लोग जब भारतीय लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को वहां ले गए, सूरीनाम ले गए, तो ये अपने साथ इन धर्म ग्रंथों को भी ले गए और इस भाषा को, अवधी भाषा को, ब्रज भाषा को उन्होंने अपने घर में संजो के रखा। वहां के लोग आज भी हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी मिक्स हिंदी वो लोग आजकल बोलते हैं। तो सूरीनाम के लोग जो हैं, भारतीय वंशज जो हैं, उन्होंने इसको संजो के रखा, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, उनके बच्चों को ये मिला। तो ये ज्ञान आज भी वहां के लोग हिंदी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं और वो उसमें बात करते हैं और वहां पर साहित्य रचनाएं भी इसमें होती हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं यहाँ पर
जब ये हिमांशु जोशी सूरीनाम पहुंचे तो उनको पता चला कि वहाँ के लोग इतनी अच्छी शुद्ध भोजपुरी बोलते हैं और वहाँ के लोग इन ग्रंथों को अपने घर पे रखते हैं, इन ग्रंथों को की पूजा करते हैं। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पर ये कहा है कि उनको दिए की तरह जलाए रखा। आज से 130 साल पहले के बाद भी, 130 साल बाद भी वह एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रही है। तो आज भी वो एक नए रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रही है। वहाँ के लोगों से बात करने पे पता चलता है कि वो लोग इन ग्रंथों को कितना मानते हैं, वह भारतीय भोजपुरी को, जो कि भारत की भाषा है, उसको कितना मानते हैं। वह अब गिरमिटी श्रमिकों की ही नहीं, शासकों, राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी भाषा बन गई है और जो संसार में 120 देशों की किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। तो यहाँ कहने का मतलब है वो आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की भाषा बन गई है, उनके बच्चों की भाषा बन गई है। वहाँ ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है हिंदी केवल भारत की भाषा न होकर वो विश्व में 120 देशों में वो भाषा बन चुकी है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ ये कहा है कि आज वो हिंदी उस छोटे से रूप में नहीं है, उस छोटे से भोजपुरी रूप में नहीं है, लेकिन वहाँ की एक भाषा के रूप में वे उभर कर आ रही है। यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। किस रूप वाली हिंदी को वे ले गए थे? भोजपुरी और अवधी के रूप वाली हिंदी को वो यहाँ से जाते समय अपने साथ ले गए थे। किसको उन्होंने तूफान के बीच भी दिए की तरह जलाए रखा? तूफान मतलब जीवन में आए हुए तूफान, परेशानियां, उसको तूफान कहा गया है। दिए की तरह जलाए रखा किसको? इन धार्मिक ग्रंथों को, जो वो वहां से ले गए थे। उन धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको शक्ति दी। इसलिए उन्होंने हर मुश्किल अवसर पर इन धार्मिक ग्रंथों ने उन्हें शक्ति प्रदान की। क्या अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है? हिंदी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। हिंदी अब किसकी भाषा बन गई है? हिंदी गिरमिट श्रमिकों की ही नहीं, शासकों, राष्ट्रीय देशों की भाषा बन गई है। गिरमिट श्रमिक मतलब जो यहाँ से बंदी बनाकर ले गए थे, जिन्हें अंग्रेज यहाँ से बंदी बनाकर सूरीनाम ले गए थे। तो बच्चों आगे चलते हैं। मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलन की यह 7वीं यात्रा है, 7वीं मंजिल। 130 साल पहले जो प्रथम श्रमिक, भारतीय श्रमिक यहाँ आया है, उसके सम्मान की स्मृति में इस महापर्व का आयोजन किया गया है। भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, अध्यापक, प्राध्यापक, प्रचारक और हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक सम्मेलन की बात हुई है, हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हिंदी भाषा की उन्नति, उसकी प्रगति और उसके जो कि विश्व में 145 के करीब देशों में हिंदी बोली और सिखाई जाती है, यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में सिखाई जाती है। तो उस हिंदी की को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए 1975 से 75 से क्या किया गया? विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन पिछले नहीं, उससे पहले साल 2018 तक क्या किया गया था, हुआ था। तो उस यात्रा के बारे में हिंदी सम्मेलन जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि इतने 11 हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए आप ये जरा वीडियो देखिए।
लोगों ने देखा कि लेखक जो है उन्होंने हर एक विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया है और उनकी ये 7वीं यात्रा है विश्व हिंदी सम्मेलन की। और 7वीं मंजिल मतलब वहां पहुंचना उनका लक्ष्य था। हर हिंदी सम्मेलन में भाग लेना हिमांशु जोशी का लक्ष्य था। तो उनकी मंजिल है, उनकी मंजिल क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेना। तो हिमांशु जोशी ने विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया और ये उनकी 7वीं यात्रा है। क्यों सूरीनाम क्यों गए हैं हिमांशु जोशी? विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं, क्योंकि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? सूरीनाम में आयोजित हो रहा है। तो इसलिए उसको देखने के लिए, उस सम्मेलन को देखने के लिए वो वहां गए हैं, उसमें भाग लेने के लिए वो वहां गए हैं। तो उनकी ये 7वीं मंजिल है। और एक और बात उन्होंने यहाँ पर कही है हमसे कि 130 साल पहले जो प्रथम श्रमिक यहाँ आया था उसके सम्मान में ये पर्व रखा गया है। इस पर्व को कैसे मनाया जा रहा है? यहाँ महापर्व क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर महापर्व है। उस महापर्व को कैसे मनाया जा रहा है? किसकी याद में मनाया जा रहा है? जो श्रमिक वहां पहले आया था, जो मजदूर बनकर जो वहां पहले आया था, उसकी याद में ये विश्व हिंदी सम्मेलन, इस महापर्व का आयोजन हो रहा है। भारत के अलावा अनेक देशों के तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन कौन आ रहे हैं? हिंदी अध्यापक आते हैं, हिंदी लेखक आते हैं, वहां के लोग होते हैं, हिंदी सेवी लोग होते हैं, हिंदी प्रचारक होते हैं। बहुत सारे लोग भारत से ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो ये इसमें इस पैराग्राफ में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में जो आयोजित हो रहा है, कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन है? 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। और किसके स्मृति में ये आयोजित किया गया है? यहाँ जो भारतीय श्रमिक जो पहले यहाँ आया था, 130 साल पहले जो श्रमिक यहाँ पर आया था, उसके स्मृति में उसको सम्मान देने के लिए ये महापर्व, हिंदी महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। और हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन कौन आते हैं? सभी जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लेखक, प्रचारक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी, हिंदी अध्यापक, हिंदी को मानने वाले, हिंदी को जानने वाले, हिंदी समझने वाले वहां जा सकते हैं, इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। तो ये 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। सूरीनाम में आगे चलते हैं हम। लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में, जिसकी 37% लोग भारतीय मूल के हैं, सर्वत्र भारतीय ही भारतीय दिख रहे हैं। पारामबीरो शहर सूरीनाम नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है? हिमांशु जोशी को वहां जाकर एक भारतीय देश जैसा ही लग रहा है, क्योंकि वहां के 37% लोग, 4.5 लाख की आबादी में 37% लोग किसके हैं? भारतीय वंशज हैं, भारतीय मूल के हैं। इसलिए पूरा देश भारतीय लग रहा था। वह सूरीनाम नहीं, बल्कि भारत का एक शहर लग रहा था। उसे सूरीनाम जैसा लग ही नहीं रहा था कि हम विदेश में, कहाँ दक्षिण अमेरिका के एक देश की तरह वो लग ही नहीं रहा था। वो कैसा लग रहा था? एक भारतीय देश की तरह लग रहा था। तो बच्चों, आप लोगों के लिए गृह कार्य है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में होने वाला है, उसके लिए एक आकर्षक पोस्टर तैयार करें और अपने टीचर को दिखाइए। और आशा करती हूँ कि आप इतना समझे होंगे। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।